नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश डंडौतिया। कहानियां लिखता हूं फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह से एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है नशा। मादक पदार्थ, नशे के तत्व, ऐसे पदार्थ जो हमारे समाज के युवाओं को खोखला कर रहे हैं, उन्हें अपनी जकड़ में लेकर आदी बना लेते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन कर देते हैं, युवाओं को नैतिकता से अनैतिकता की ओर ले जाते हैं। वह इन पदार्थों के आदी होकर कुछ भी अनैतिक असामाजिक कार्य कर सकते हैं, चाह कर भी इसकी जकड़ से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे ही आज उस लड़के के हाथों में हथकड़ी लगी देखकर मन व्यथित हो गया। सुकर्म एक होनहार, बुद्धिमान, होशियार, पढ़ने में अच्छा, मिलनसार लड़का, किंतु आज इस हाल में कैसे पहुंचा? अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान जो आज कमजोर, सिंगल पसली, जले हुए व्यक्ति के समान दागदार चेहरा, इस हाल में उसे देखकर दिल में सैकड़ों सवाल उमड़ने लगे और इन सवालों के जवाब मैं जानना चाहता था। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का सुकर्म कॉलेज में पढ़ाई में औसत था। हम सभी दोस्त यारों की उसके बारे में यही राय थी कि उसे नौकरी तो करना नहीं है, वह तो अपने पिता का बिजनेस ही संभालेगा। वैसे उसके पिता की इस शहर में रेस्टोरेंटों की चेन चलती थी, उनका अच्छा खासा व्यापार जमा था। उस जमे जमाए व्यापार को ही सुकर्म को आगे बढ़ाना था। कॉलेज लाइफ में ही सुकर्म ने गैर जाति लड़की प्रगति से शादी कर ली और उसे घर लेकर आया। उसके पिता से उसके मतभेद के साथ साथ मनभेद भी हो गए। सुकर्म, तुमसे यह उम्मीद न थी, किंतु तुम अपने पिता की इज्जत इस तरह सरेआम नीलाम करोगे? तुम इस तरह एक गैर जाति लड़की को हमारे घर बहू बनाकर ले आओगे? किंतु पिताजी, इसमें गलत क्या है? मैं प्रगति से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की। अब यह जातिवाद का जमाना गया, इससे ऊपर उठिए और इसे अपनी बहू स्वीकार कीजिए। सुकर्म ने अपने पिताजी से समझाने की लहजे में कहा, जिससे उसके पिताजी और उत्तेजित हो गए। खबरदार, तुम कहोगे तो क्या मैं इसे अपनी बहू स्वीकार कर लूँगा? हरगिज नहीं। तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो, किंतु लोग ये न कहें कि सेठ पारीक्षित का लड़का दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसलिए तुम्हें रहने के लिए एक फ्लैट और आजीविका चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में देता हूँ। जाओ और इस लड़की के साथ इस घर में कभी कदम मत रखना। कहकर उसके पिता ने उसे परिवार से बेदखल कर दिया, किंतु इतना अच्छा किया कि उसे जिंदगी जीने में कोई परेशानी न आए। उसका जीवन चलने की व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। वह भी खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। उसने भी पिता से अपना कारोबार अलग कर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। उसे किसी चीज़ की कोई कमी न थी, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट इतना अच्छा चलता था कि उसकी कमाई से एक परिवार ठाट बाट से अपना जीवन यापन कर सकता है। किंतु आज 5 साल बाद उसे न्यायालय परिसर में इस हाल में देखकर दिल द्रवित, मन बेचैन, शरीर के अंदर एक कष्टदायी पीड़ा उठी। वैसे तो मेरा कोई खास दोस्त नहीं था, किंतु कॉलेज की जान पहचान, थोड़ी बहुत यारी तो थी। मुझसे रहा न गया, मैं उसके करीब पहुंचा। देखा तो उसके पास एक महिला 2 या 3 साल की बच्ची को गोद में लिए खड़ी, लाचार, बेबस, मजबूर लग रही थी। वह उसकी पत्नी प्रगति थी। मैंने सुकर्म से कहा, हाय सुकर्म, तुम तो एक पल तो वह देखता ही रह गया, फिर पहचानने की कोशिश करने लगा। तुम मनीष हो ना? तो मैंने कहा, हाँ यार, मैं मनीष ही हूँ। कॉलेज में हम एक साथ एक क्लास में थे। चलो बहुत हो गया मेल मिलाप, अब तुझे जेल छोड़ने का समय हो रहा है। कहते हुए उसकी हथकड़ी को हाथ में पकड़ने वाले आरक्षक उसे खींच ले गया। मैं उससे हाय के अलावा कुछ कह भी न पाया। वह इस हाल में कब, क्यों, कैसे पहुंचा, ये सवाल मेरे दिल में ही उमड़ते रह गए। मेरी नज़र अब उसकी पत्नी पर पड़ी, तो जो पास में ही बेबस खड़ी है, उससे मैं अब उसका ये हाल जानना चाहता था। नमस्ते भाभी जी,
मैं सुकर्म का कॉलेज का दोस्त हूँ, मनीष। जी नमस्ते। भाभी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस था। वैसे भी सुकर्म अच्छा लड़का था, वह तो किसी के लड़ाई झगड़े में भी नहीं पड़ता था। फिर आज इस हाल में कैसे, वह कैसे जेल में बंद है, किस अपराध में है? भाई साहब, शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिताजी के दिए हुए रेस्टोरेंट को सुकर्म ने अच्छी तरह संभाल लिया। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। फिर हमारी ज़िंदगी में एक प्यारी बेटी गोद में ली हुए बच्ची की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई, हमारा पूरा परिवार हो गया। सब तो ठीक है भाभी जी, किंतु यह बताइए कि यह यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं उसके जेल में बंद होने का कारण जानना चाह रहा था। वही बता रही हूँ भाई साहब, हमारे रेस्टोरेंट में लड़के लड़कियाँ युवा वर्ग के ज़्यादा लोग आते थे। वहीं सुकर्म की मित्रता एक सोनू नाम के व्यक्ति से हो गई। धीरे धीरे वह इनका अच्छा दोस्त बन गया। ज़्यादातर वह इनके साथ रेस्टोरेंट पर ही रहता, खाता पीता, कभी कभी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते तो वह इन्हें घर तक भी छोड़ने आता। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा होश में रहते हो तो फिर इन्हें इतनी क्यों पीने देते हो कि आपको इन्हें छोड़ने आना पड़ता है? तो उसने मुझसे कहा, मैं क्या करूं भाभी जी, ये मानता ही नहीं। पीने बैठता है तो फिर बोतल पर बोतल गटक जाता है। खैर छोड़ो, आप इनका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। वह तो चला गया, किंतु जब अगले दिन इन्हें होश हवास में थे तो मैंने इन्हें काफ़ी कुछ सुनाया। यह कौन है जो अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया? तुम उसके साथ इतनी दारू पीने लगे हो कि होश में ही नहीं रहते हो। वो तो कल मैं चुप रह गई, वरना ऐसे इंसान से मैं आपको संबंध नहीं रखने दूंगी। उसकी जरा सी बुराई उनसे बर्दाश्त न हुई और वह मुझ पर झल्ला पड़े। बस बस, बहुत हो गया। तू उसके बारे में क्या जानती है? वो कितना बड़ा आदमी है। उसने मुझे बिजनेस करने का तरीका बताया, यहाँ तक कि उसने मुझे अपने बिजनेस में शामिल भी कर लिया है। बिजनेस? कैसा बिजनेस? आप तो अपना रेस्टोरेंट चलाते हो ना, फिर उसके साथ कौन सा व्यापार करने लगे? मैंने चौंकते हुए इनसे सवाल किया तो इन्होंने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं इनसे जिद करने लगी तो इन्होंने कहा, तो सिर्फ इतना जान लो कि मैं उसके साथ मिलकर सफ़ेद पाउडर का व्यापार करने लगा हूँ। इसमें लाखों से करोड़ों आसानी से बनाए जाते हैं, साथ ही इसका नशा भी बड़ा आनंददायी है। सफ़ेद पाउडर? ये क्या कह रहे हो सुकर्म? सफ़ेद पाउडर आनंददायी? क्या है ये कौन सा नशा है? कहीं आप भी तो कोई पाउडर वाला नशा वशा नहीं करने लगे? हाँ, कभी कभार करता भी हूँ और उससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। अब अपना मुंह बंद रखना। मेरे लाख समझाने पर भी वह नहीं माने। वह शीघ्रता से दौलत कमाने के चक्कर में उस सोनू के भ्रमजाल में फंस गए और कुछ दिनों में ही हमारा रेस्टोरेंट युवा वर्ग, लड़के लड़कियों का नशाखोरी का अड्डा बन गया। इसके साथ सुकर्म भी उस सफ़ेद पाउडर, या कहें कि उसे जिसे स्मैक कहते हैं, काफ़ी आदी बन गया था। वह भी स्मैक का नशा किए बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। स्मैक ब्लड के साथ उसकी रगों में बहती। वह स्मैक का नशा न कर ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन पुलिस ने हमारे रेस्टोरेंट में छापेमारी की तो भारी मात्रा में मादक पदार्थ जैसे स्मैक, गांजा, शराब आदि अवैध वस्तुओं के साथ सुकर्म को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब से वह जेल में है, हमारे अच्छे खासे गृहस्थ जीवन में इन मादक पदार्थों ने आग लगा दी और मुझे व मेरी बच्ची को इस तरह बेसहारा कर दिया। उनकी व्यथा सुनकर मैंने उनसे विदा ली। नमस्ते भाभी जी, आप अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखिएगा, कहते हुए मैंने उनसे पीठ फेर कर जाने लगा, क्योंकि ना तो मैं उनके आंसू पोंछ सकता था और ना कुछ कर सकता, क्योंकि स्मैक या मादक पदार्थ का नशा करने या कराने वाला व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। उसका अंत
निश्चित है। और सोनू जैसे मादक पदार्थ डीलर सुकर्म जैसे लोगों को ही ढूंढते हैं जिन्हें पहले से ऐसे नशों का आदी बनाते हैं। ऐसे कई परिवार इन मादक पदार्थ तस्करों ने बर्बाद कर दिए हैं। ये मादक पदार्थ डीलर युवाओं को अपनी इन चीज़ों का, मादक पदार्थों का आदी बनाते हैं और उन्हें की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कई युवा इसकी जकड़ में आकर अपना परिवार, अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये थी मेरी कहानी नशा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।